जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है। इस 689 सीट के लिए हम लोग लगातार इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अति महत्वपूर्ण जीके जीएस और स्पेशल साइंस के टेस्ट पेपर को एक एक करके कवर कर रहे हैं। जो आज का यह आपका वीडियो रहने वाला है, यह जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में जितना भी प्रश्न आपको कवर कराया जाएगा वह बिल्कुल आपके सिलेबस के आधारित और एग्जाम पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसी के बेस पर यह वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और देखिए, आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो कम से कम आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोगों के अंदर यानी कि मेरे अंदर एनर्जी का काम करता है। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने पहले प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का आश्वासन दिया था। देखिए, जहांगीर जो था वह मुग़ल बादशाह था, आप सभी लोगों को पता होगा। एक डेट याद रखिएगा, 1616 ईस्वी में जो ये थॉमस रो था जहांगीर से अजमेर में मिला था। ठीक है ना। अब मिलने के बाद 1619 ईस्वी में यह फरमान लेकर के इंग्लैंड गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया। यानी जहांगीर से मिलने के बाद मांडू आया था, आपको बताना है। तो वह हो जाएंगे थॉमस रो, जैसा कि 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से मिला था। और ध्यान रखिए, ये मांडू जो है ना कहाँ है, अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, कहाँ है, अहमदाबाद। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे 3 नंबर क्या कह रहा है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले जो मुस्लिम थे, आप सभी लोगों को पता है, अरब के लोग थे। कहाँ अरब के लोग थे। इन्होंने 711 ईस्वी में क्या हुआ, यानी कि सिंध क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, लेकिन यह असफल आक्रमण था। ठीक है ना। इसके बाद एक डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर राजा दाहिर के खिलाफ एक सफल आक्रमण किया। ठीक है ना, सफल आक्रमण किया। तो पहली बार कौन सा मुस्लिम आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम था। और ध्यान रखिएगा, सिंध क्षेत्र की जो जानकारी होता है, यानी कि इतिहास, अभी यह पाकिस्तान में है, वह चचनामा से प्राप्त होता है। किससे, चचनामा से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर का रहा है, मूल्यवान रत्नों में गुप्त काल के समय सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस रत्न का होता था। किस रत्न का होता था, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए 4 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, मोती का होता था। किसका होता था, यानी कि मोती का होता था। आप लोग ध्यान रखिएगा। रत्न मोती जिसे क्या बोलते हैं, रत्न बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे 5 नंबर का रहा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में यानी कि कुल्यायाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। क्या निर्दिष्ट करते हैं, आप सभी लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमाप हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 6 का है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। कौन सा अंतिम था, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुमद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुमद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग चुंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंद भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर देते हैं। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। सही ढंग से कौन मेल खाता है, आप सभी को बताना है। तो प्रश्न 7 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी, जुआरी हाइपोथेलिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन अधिक है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई कब होती है,
यानी कि सबसे छोटी मतलब छोटी दिन कब होता है आप सभी को बताना है उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रश्न का सही मतलब लैंग्वेज आप लोग समझ लीजिए यही रहने वाला है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब सबसे छोटा जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में नंबर, यानी कि इसका डी 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर का रहा है, हिमालय के सर्वोत्तम शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से कीजिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ है? नेपाल में है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी 8848 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है आप सभी लोगों को बताना है। तो ये कितना है? 2.4%। ठीक है ना, 2.4%। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या के अनुसार विश्व में स्थान पूछा जाए तो 17.75 याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का आ रहा है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम आपका बताना है, क्या होगा? तो देखिए अनाईमुड़ी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? यानी कि सी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 12 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखिए जो नागरिकता होता है वो संविधान के भाग यानी कि 2 में है। किस में है? 2 में है। ठीक है ना। और अनुच्छेद का बात किया जाए तो 5 से लेकर 11 तक। अब भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसे कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे देखिए 13 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया है या संविधान का आत्मा कहा गया है? देखिए संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, इसको भारतीय यानी कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर बात किया जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है ना। अगर व्यक्तिगत संबंध में पूछे तब होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिल कहा है या आत्मा, लेकिन संविधान के अंतर्गत होगा तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा लेंथी है, छोटा कर देते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर क्या कह रहा है, आप जल्दी से पढ़ लीजिए इसको और आंसर कीजिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, आर्थिक विकास से संबद्ध जननांगीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, जल्दी से आप लोग बताइए। पहला कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, दूसरा कह रहा है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, तीसरा कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर आपको बताना है। नीचे कौन सा सही क्रम है आप सभी को बताना है। देखिए 14 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 2 3 1 यानी कि 1 2 3 ये क्या होंगे? यानी कि सही जवाब होंगे इसके, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अवस्था हो जाएगा। देखिए अवस्था के अनुसार हो जाएगा क्या? यानी कि सी, अवस्था आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, लास्ट में कौन आएगा, आपको यही बताना है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे 15 नंबर का रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक आपको बताना है। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक से प्रारंभ हुआ था, है ना। यानी कि 1967 से क्या आप लोग मतलब 68 याद रखिएगा डेट, लेकिन दशक पूछिए तो 1960 के दशक में शुरू हुआ था। और देखिए इसको जो भारत में इसका जनक पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा एस स्वामीनाथन या एस स्वामीनाथ दिया होगा, लेकिन अगर विश्व स्तर पर पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन याद रखिएगा। क्या? नॉर्मन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था है। राष्ट्रीय आय की आंकलन करने वाली संस्था ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए।
अगला प्रश्न का ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अधिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? चलिए ऑप्शन देखिए, आपके पास ऑप्शन है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी 5वीं योजना हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, आप सभी को बताना है। तो प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी और बाजार का आकार पर भी। तो तीनों हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी हो जाएंगे इसका सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न आपका 19 नंबर कह रहा है, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को डैश कहा जाता है? आप सभी लोग को बताना है, जल्दी से बताइए। तो 19 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। 20 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह सामान्य स्रोत से उद्भूत होता है या भिन्न भिन्न स्रोतों से? तो देखिए इस प्रश्न का अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी डीएनए संकरीकरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, युवा मानव शरीर में चर्वणक और अर्ध चर्वणक का अनुपात डैश होता है? देखिए मानव के ये दोनों चर्वणक और अर्ध चर्वणक है ना, ये क्या है, दांत है, और इसका रेशो होता है ऑप्शन नंबर बी 3:2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर का रहा है, सीकम से जुड़ी अंगुली सदृश से बंद सिरे वाली नालिका क्या कहलाती है? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उंडुक हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेलिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर, चुकंदर पौधे डैश भाग है, यानी चुकंदर पौधे का क्या भाग है, आप सभी को बताना है। चुकंदर जो है ऑप्शन नंबर ए मुख्य जड़ होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? राजकोषीय नीति निरूपित कौन करता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 27 नंबर, मिन्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और मिन्स्क लोक गणराज्य के बीच एक समझौता है जो देश के डोनबस क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया था। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, लंबा है, देख लीजिए आप, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो इस पुस्तक का लेखक ऑप्शन नंबर डी एडम गिलक्रिस्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए 29 नंबर, थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी तमिल के द्वारा मनाया जाता है, तमिल समुदाय, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हरि प्रसाद चौरसिया को, ध्यान रखिए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर बी हॉकी, और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। और बिहार का अगर बात किया जाए कि राजकीय खेल का, तो क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। भारत का क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भाप के इंजन का आविष्कार किया था? भाप के इंजन का आविष्कार, प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जेम्स वाट। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ
किया गया था? कब किया गया था आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2014 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है आप सभी को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्यंदन कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, एक परमाणु डैश होता है, एक परमाणु डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक तत्व का सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, जो रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न 36 नंबर क्या कह रहा है, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? मृदा किसका उदाहरण है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, विषमांगी मिश्रण का, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, पारम 8, मतलब 8000, ठीक है ना, जो कब बना था, यानी कि 1991, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मतलब कब जारी किया गया था, 1991 में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका कई नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो डैश होगा, आपको बताना है क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, परिणाम शून्य होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का रहा है, यदि एक पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का शुद्ध के बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। जब इसकी क्या कर दिया जाए, यानी कि पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाएगा, तो इसका जो गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं, आपको बताना है। देखिए 40 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृक्ष हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लता है वृक्ष, ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? यानी कि ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आरोही। और आरोही एक पौधा का क्या है, यानी कि लता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है पौधे का कौन सा भाग पौधे में जल का संवहन करता है? पौधे में जो जल का संवहन करने वाले ऊतक का अगर नाम पूछा जाए तो जाइलम याद रखिएगा, जाइलम। और फल यानी कि भोज्य पदार्थ का संवहन करता है तो फ्लोएम, लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि डी, तना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, कह रहा है पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? किस कारण होता है आप सभी को बताना है। तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए, कह रहा है ऊर्जा मेयर यानी कि उर्सा मेयर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है, क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सी, मोरक्को से आया था, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका जो प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में, यानी कि 1885, ध्यान रखिएगा डेट, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के लिए जो महत्वपूर्ण समिति थी वह क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारंभ समिति। इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके साथ साथ 6 अन्य सदस्य थे, ये अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है ना। कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो अध्यक्ष और 6 सदस्य लेकर 7 सदस्य हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सरपंच को कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? डेयरी जो आती है किस, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप 50 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई देती है? तो मौसमी प्रच्छन्न बेरोजगारी एक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन शहरी का बात किया गया तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। जैसा कि आज के इस हम लोग सेशन में महत्वपूर्ण जीके जीएस का 50 प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके सिलेबस पे आधारित और एग्जाम के आधारित वीवीआई प्रश्न रहने वाले हैं।
तो अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी भी तरह का किसी प्रश्न में डाउट हो तो नंबरिंग के साथ ज़रूर कमेंट में बताइए। तो चलिए आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।